नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विशिष्ट अध्ययन का चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हमारा विषय होगा हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा और व्याकरण से विभिन्न परीक्षाओं में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ से मिले, जिसके लिए हम एक विस्तृत अध्ययन को विचार में रखते हुए आज की इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि हिंदी विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत जो हमारा ग्रामर है, वो ग्रामर को हम पूर्ण रूपेण विशेष ध्यान देकर किस प्रकार पढ़ें कि हमारा किसी भी प्रश्न परीक्षा में आए और उसे हम हल करने में समर्थ हो। तो आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। जैसे ही हमारे पास हिंदी भाषा और व्याकरण शब्द आता है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हिंदी क्या है और हिंदी जो भाषा है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि हिंदी यहाँ जो शब्द दे रखा है, हिंदी शब्द, वो हिंदी शब्द कहाँ से आया, हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ और यह किस भाषा का शब्द है जो हमारे यह हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुआ है। पहला जो हिंदी शब्द है, वो सबसे पहला तो यह एक ईरानी भाषा का शब्द है। हम व्याकरण का अगर सामान्य परिचय देखें तो परिभाषा के रूप में परिचय इस प्रकार है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए मात्रा, यति, गति, स्वर एवं व्यंजनों की आवश्यकता होती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, और व्याकरण ही हमें यह बताता है कि कौन से शब्द में किस प्रकार की मात्राएं होंगी, कहाँ हमें अल्प विराम लगाना है और कहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना है। इसकी जानकारी हमें जो मिलती है वो व्याकरण के माध्यम से ही हमें ज्ञात हो पाती है। तो परिभाषा इसका हमने देखा कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हिंदी शब्द की कि ये हिंदी शब्द कहाँ से आया है। तो जैसा हिंदी भाषा का व्याकरण हम शुरू कर रहे हैं, पहला हमारा शब्द है हिंदी शब्द। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति सबसे प्राचीन नदी सिंध नदी से हुई है। भारत की जो सबसे प्राचीन सिंध नदी है, उनसे हमारे ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सिंध नदी से उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसका नाम जो है वो सिंधु नाम है। सिंध नदी नाम है, वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी के नाम से उत्पन्न हुई है। सिंधु नदी के नाम से ही इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारत में आर्यों का आगमन भारत के सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हुआ है। भारत में जो आर्य आए थे वो सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भारत में प्रवेश किए थे, और सिंधु नदी के समीप रहने के कारण हम उनको आर्य कहते हैं। यह सिंध नदी जो है वो ईरान के आसपास बहती है। ईरान के समीप रहने के कारण ईरानी भाषाओं का विस्तार होने लगा था। आर्य जो आए थे वो ईरान के आसपास ही बस गए थे। इस कारण उनके रहने के कारण ही ईरानी भाषा का जो विकास है वो बढ़ता चला गया, और उसके समीप रहने के कारण ही हमारे हिंदी भाषा में भी ईरानी भाषाओं का कुछ झलक दिखाई पड़ती है। और ईरानी लोग जो थे वो स को ह बोलते थे और त एवं थ को त बोलते थे, और द एवं ध को द बोलते थे, एवं
प एवं फ को प के रूप में प्रयोग करते थे। स को ह बोले, त को थ सॉरी स को ह बोलते थे, त और थ को त, और द और ध को द, और प और फ को द, प सॉरी प और फ को प। तो ईरानी जो भारत में आए थे, ईरान के आसपास जो आर्य भारत में आए थे, वो लोग जो प्रयोग करते थे शब्द, उसमें उन लोग मुख्यतः तो प्रायः वो फारसी शब्द का प्रयोग करते थे, और फारसी में ही स को ह बोला जाता था, और त और थ को त के रूप में प्रयोग करते थे, द और ध को द के रूप में प्रयोग करते थे। उसी प्रकार प और फ को प के रूप में प्रयोग करते थे। ईरानियों की भाषा फारसी थी, जो इस प्रकार के भाषा के प्रयोग होने से उनका नाम पारसी तथा पारसिया कहलाया। ईरान में मुख्यतः जो बोले जाते हैं वो भाषा ईरानी है, और ईरानी के साथ साथ वहाँ फारसी भी बोली जाती है। फारसी बोलने के कारण ही ईरान का दूसरा नाम जो पड़ा है वो पारसी तथा पारसिया कहलाया है। उनका जो दूसरा नाम है वो पारसी और पारसिया है। पारसिया इस कारण है क्योंकि वो प और फ को प बोलते थे, इस कारण फारसी होने से, फारसी के कारण ही यह प जो है वो फ जो है वो प में बदल गया और इसका नाम पारसिया कहलाया। जिसके अनुसार सिंध से हिंदवी नाम पड़ा, जो कालांतर में रूढ़ होकर हिंदी नाम हो गया। इस प्रकार वे स को ह बोलते थे, ह बोलने के कारण ही जो सिंध है वो हिंद हो गया, और वी पहले से था तो हिंदवी नाम पड़ गया, और हिंदवी से ही आगे चलकर यह रूढ़ हो गया, और रूढ़ होकर यह हिंदी शब्द बन गया। इस प्रकार हमारा हिंदी शब्द का विकास हुआ है, अर्थात इस प्रकार हमारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सिंधु से हिंदू हुआ, और यही कालांतर में भारत में ईरानियों के भाषा के प्रसार होने से हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। ईरानी जहाँ निवास करते थे वो कुछ ऊंची क्षेत्र थे, वो पहाड़ियों में निवास करते थे। इस कारण उस स्थान का नाम, अर्थात हिंदू धन स्थान के नाम को ही हम द और ध को द बोलते थे, और त और थ को त, तो त और थ से ही यह नाम पड़ गया त, तो हिंदू और स्थान अर्थात हिंदुस्तान बन गया। इस प्रकार यह कहा जाने लगा कि सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। सिंधु जो नदी था उनके कारण ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। कालांतर में यह नाम आगे चलकर सिंधु नदी जो है वह धीरे धीरे उसमें स्थान की भी विशेषता को जोड़ते चले गए, और सिंधु धन स्थान से आगे चलकर यह हिंदुस्तान नाम पड़ा है। जैसे सिंधु एवं स्थान, देखिए जैसे सिंधु एवं स्थान अर्थात हिंदुस्तान। अब हम अभी बात कर रहे थे हिंदी शब्द की, अब हम इसके साथ में बात करेंगे भाषा की। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा की, उसके बाद फिर बात करेंगे कि हम हिंदी और भाषा दोनों की बात करेंगे। ये भाषा, पहला तो हमारा प्रश्न यही है कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा किसे कहा जाता है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, संस्कृत के भाष धातु से हुई है, और भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना, क्या चीज प्रकट करना? तो अपने मन के भाव या विचार को प्रकट करना। जैसे मैं अपने मन का भाव आपको बताऊंगा तो मैं बोलकर बताऊंगा, कुछ लिख कर बताऊंगा, या कुछ इशारे से बताऊंगा। तो भाषा जो है वो 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है, आगे हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भाषा की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। और मनुष्य क्या प्रकट करता है? अपना भाव या विचार। जैसे मनुष्य सभी जीवों एवं सामाजिक प्राणी है, सभी जीवों में एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है वो सभी जीवों में, विश्व में पाए जाने वाले सभी जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य मूल रूप से भाषा के माध्यम से अपने भाव और विचार को प्रकट करने हैं। मनुष्य जो है वो मूल रूप से भाषा के माध्यम से अपने भाव और विचार को प्रकट करते हैं। इस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है और वह अपने मन के भाव और विचार को इस भाषा के माध्यम से आप एक दूसरे से मेल मिलाप करने के माध्यम के रूप में भाषा का हम प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, मनुष्य जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा विचार अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। मैं आपसे कुछ कहूँगा तो बोल कर कहूँगा, अर्थात मैं अपने विचार आपसे कुछ बोल कर रख सकता हूँ, या लिखित में रख सकता हूँ, या सांकेतिक में रख सकता हूँ। ये तीन जो है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीनों भाषा के प्रकार हैं, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। हम कुछ न कुछ आपसे चर्चा करेंगे, या कुछ बोलेंगे, या कुछ लिख कर बताएंगे, या कुछ संकेत के माध्यम से बताएंगे। ये तीनों जो प्रकार है वो भाषा के प्रकार है, अभिव्यक्ति के माध्यम है। इस प्रकार विचार अभिव्यक्ति के तीन माध्यम होते हैं। विचार अभिव्यक्ति के तीन माध्यम होते हैं। पहला मौखिक है। मौखिक अर्थात कुछ बोलकर अपनी बातों को रखना। लिखित अर्थात उन बातों को लिखित रूप में रखना। तीसरा जो है वो सांकेतिक है, इशारे से रखना। अर्थात अपने विचार अभिव्यक्ति को अपने विचार को किसी के समक्ष रखने के लिए पहला जो माध्यम होता है हमारे पास वो मौखिक होता है, और दूसरा जो माध्यम होता है वो लिखित होता है, और तीसरा जो होता है वो सांकेतिक होता है। इस प्रकार विचार अभिव्यक्ति के जो माध्यम है वो तीन प्रकार के हैं। अब हिंदी भाषा के उत्पत्ति के कालक्रम। हिंदी भाषा के उत्पत्ति के कालक्रम। हिंदी जो भाषा हम अभी पढ़ रहे थे, उस भाषा का प्रचलन जो हुआ उसका कुछ न कुछ काल होगा, कुछ न कुछ समय होगा, और समय के साथ साथ उनके नाम में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा कैसे आया, कहाँ से आया। हमने देखा कि हिंदी भाषा क्या है और कहाँ से आया। अब तो हिंदी भाषा जो है वो पहला तो इनकी उत्पत्ति जो है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति वो सिंधु नदी के कारण हुआ है। सिंधु नदी, सिंध से हिंदवी नाम पड़ा और हिंदी नाम कालांतर में यह हिंदी हो गया। और सिंधु धन स्थान से यह हिंदुस्तान बन गया। इस प्रकार सिंधु एवं धन स्थान से हिंदुस्तान बना, और हिंदी भाषा जो है, हिंदी शब्द जो है वो प्रचलन में आया। अब भाषा जो है, भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। मूल जो यह शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से आया है, और जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। मनुष्य अपने विचार को प्रकट करता है,
और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके अनुसार हमने परिभाषा देखी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के हमने 3 प्रकार देखे, पहला मौखिक और दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा के उत्पत्ति के कालक्रम। यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति का क्रम है उसे दर्शाए या चिन्हांकित करे या मेल मिलाप करे। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हमारा पहला जो है वो संस्कृत भाषा है। सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत है। सभी भाषाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है। और संस्कृत का जो कालक्रम है वो 1000 ईसा पूर्व है। सभी भाषाओं में आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि 500 वर्ष का अंतराल है। सभी भाषा में के विकास में 500 वर्ष का अंतराल है। कोई भी भाषा जैसे है तो वो मिनिमम 500 वर्ष तक स्थान लेकर प्रचलन में रहा है, और 500 वर्ष के पश्चात ही उस भाषा का विकास धीरे धीरे कम हुआ है और उसके स्थान पर कोई अन्य भाषाएं आई है। तो जैसा सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत है, और संस्कृत को हम 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे एक हो गया हमारा वैदिक संस्कृत, एक जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत है, और दूसरा संस्कृत है वो लौकिक संस्कृत है। दूसरा जो संस्कृत है वो लौकिक संस्कृत है। वेद एवं साहित्य जो है वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत लिखे गए, और वहीं लौकिक संस्कृत जो है वो रामायण महाभारत जैसे काव्यों की रचना हुई, जो प्रचलन में थी, लोगों के द्वारा प्रचलन में थी। आपसी बोलचाल में इसका प्रयोग होता था। लौकिक संस्कृत जो है वो आपसी बोलचाल में इसका प्रयोग बहुत था अधिक। और वैदिक संस्कृत जो है उसमें वेद एवं साहित्य उपनिषद इसी भाषा में लिखे गए। वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। वहीं लौकिक संस्कृत का जो कालक्रम है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद संस्कृत के बाद हमारा जो आया है अगली भाषा वो पाली है। पाली भाषा है, और पाली भाषा का जो कालक्रम है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी है। 0 ईस्वी तक है, चूंकि 0 इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो अशुद्ध होता है। 0 लिखना अशुद्ध होता है, शून्य लिखना अशुद्ध होता है। पाली जो है वो पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। 1 ईस्वी तक है, सॉरी ईसा पूर्व है, 1 ईस्वी तक है। और इसके बाद जो आया वो प्राकृत भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा जैसे ही प्रचलन से कम हुआ, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई, और प्राकृत भाषा का जो समय है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। उसके बाद जो आया है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश जिसका कालक्रम है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का जो कालक्रम है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। और अपभ्रंश के बाद ही अपभ्रंश, इसके बीच में एक और आता है, जैसे प्राकृत के बाद आता है एक सौर सेनी, और सौर सेनी का ही भाग होता है अपभ्रंश। और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश का दूसरा नाम अवहट भी कहा जाता है, अवहट या अवहत भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का जो विकास है वो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक, अभी तक हिंदी भाषा प्रचलन में है। यह हिंदी भाषा जो हम आज के समय में प्रयोग कर रहे हैं वो 1000 ईस्वी से वर्तमान ईस्वी तक चलन में है, जिसका इतिहास अगर हम देखें तो वो 1000 आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व की ही भाषा है।
कुछ मुख्य बिंदु हैं इसके, जिसको देखते हैं। जिस समय जिस भाषा का विकास प्रयोग ज़्यादा होने लगता है, जिस समय जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादा होने लगता है, उस समय को हिंदी भाषा का मानक समय माना जाता है। हिंदी भाषा का मानक समय 1100 ईस्वी को माना गया है। यहाँ 1000 ईस्वी दिया गया है, अर्थात यह 1000 ईस्वी में ही एकाएक प्रचलन में नहीं आया है। इसको प्रचलन में आने में कुछ और अधिक समय लगा होगा, इस कारण यहाँ 1100 ईस्वी को माना गया है। 100 ईस्वी 1000 ईस्वी 100 ईस्वी जो है वो प्रचलन में अधिक आने के कारण, अर्थात पीक लेवल आने के कारण इसको 1100 ईस्वी माना गया है। कुछ विशेष हैं, कुछ विशेष। किसी भी भाषा का औसत समय 5 वर्ष होता है। जैसे पहले हमने बताया कि 500 वर्ष का अंतराल होता है किसी भी भाषा के समय में, अर्थात प्रचलन में आने के जो समय है उसमें 500 वर्ष का अंतराल है। जैसे संस्कृत को हमने 2 भाग में देखा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इन दोनों की जो बीच की समय है वो 500 वर्ष का अंतराल है। उसी प्रकार पाली में भी 500 वर्ष का अंतराल है, और प्राकृत में भी 500 वर्ष का अंतराल है, और अपभ्रंश में भी 500 वर्ष का अंतराल है। उसी प्रकार हिंदी भाषा के विकास में भी अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा के विकास में भी 500 वर्ष का अंतराल है। किसी भी भाषा का औसत समय 500 वर्ष तक होता है। अब संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है, जिसके 2 भाग हैं। पहला वैदिक संस्कृत में प्राचीन वेद एवं उपनिषद लिखे गए हैं, और लौकिक संस्कृत जो है वो तत्कालीन समय में अत्यंत कठिन होने के कारण इसका प्रसार बहुत ही कम हो पाया था। लौकिक संस्कृत जिसमें महाभारत एवं रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की गई है। लौकिक संस्कृत तत्कालीन समय के लोगों में समझ में थी, इस कारण इसे लौकिक संस्कृत कहा गया, जो वैदिक संस्कृत की अपेक्षा सरल व सहज थी। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के सभी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। पाली भाषा में बौद्ध धर्म के सभी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। और प्राकृत भाषा में सभी जैन धर्मों के ग्रंथ लिखे गए हैं। जैन धर्मों के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अर्थात खंडित रूप अपभ्रंश कहलाया, तथा अपभ्रंश से ही सौरसेनी का विकास हुआ। इस प्रकार यह अपभ्रंश सौरसेनी से हिंदी का उद्भव हुआ है। अपभ्रंश भाषा प्राकृत का ही बिगड़ा हुआ रूप या खंडित रूप है, जो अपभ्रंश कहलाया, तथा अपभ्रंश से ही सौरसेनी का विकास हुआ है। इस प्रकार यह अपभ्रंश एवं सौरसेनी से ही हिंदी का उद्भव हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश का टूटा फूटा रूप है। सौरसेनी जो है वो अपभ्रंश का टूटा फूटा रूप है, जिसका जो अपभ्रंश भाषा के खंडित होने से बना है। सौरसेनी से हिंदी का उद्भव हुआ है। हिंदी भाषा अपभ्रंश एवं सौरसेनी से हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा संस्कृत का एक अंग है जो देवनागरी लिपि में आता है। हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा संस्कृत का एक अंग है जो देवनागरी लिपि में आता है। इस प्रकार हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को कहा जाता है, जो वर्तमान भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में बोले जाने वाली बोली में भोजपुरी है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली में भोजपुरी है और भाषा में हिंदी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लिपि के बारे में चर्चा करेंगे कि भाषा, हमने आज देखा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति
हिंदी विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय देखा, जिसमें व्याकरण की परिभाषा को देखा और हिंदी शब्द की उत्पत्ति को देखा कि हिंदी शब्द का संबंध सिंधु नदी से किस प्रकार है, और ईरानी को पारसिया और पारसी किस प्रकार कहा गया। सिंध सिंध नदी हिंदवी नाम पड़ा और हिंदवी नाम से ही कैसे हिंदी का विकास हुआ। सिंधु एवं स्थान से हमने हिंदुस्तान नाम जाना, और भाषा में हमने देखा कि संस्कृत के भाष धातु से भाषा का विकास हुआ है, और जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। और भाषा के हमने 3 प्रकार पढ़े, विचार अभिव्यक्ति के 3 प्रकार पढ़े, जिसमें मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और हमने जाना हिंदी भाषा के उत्पत्ति के कालक्रम को। सभी भाषाओं के बीच की जो समय है वो किसी भी भाषा को परिवर्तन करने में 500 वर्ष का समय लगा है। जैसे संस्कृत और वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इन दोनों के बीच की जो समय है वो 500 वर्ष है। और उसके बाद पाली आया, प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, हिंदी भाषा आया। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। और हमने जाना कि हिंदी भाषा का जो मानक समय है वो 1100 ईस्वी को माना गया है। इसके बाद हमने देखा कि पाली भाषा में सभी बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए, और जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा भारत में बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। और बोली में हम देखें तो सबसे ज़्यादा भारत में बोले जाने वाली बोली में भोजपुरी बोली है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे लिपि को, और लिपि और स्वर व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार आप हमारे वीडियो से बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।